Assalamu alaikum. Dear students, today's lecture will be about passive transformation. As we have started the series of transformation, we have already talked about world order transformation and negative transformation. So here we will be talking about passive transformation. इसमें मैं पहले एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि इसमें जो पैसे ये जो मैंने लेक्चर तैयार किया है ये सिर्फ पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं उनके लिए है। अगर आप पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसके जो इंट्रोगेटिव होते हैं वर्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन उसके लिए मैं अगला लेक्चर अपलोड करूँगा, तो उसको आप उसके साथ लाजमी सुनिएगा तभी वे कंप्लीट होगा। तो ये देखें जी, पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए, लैंग्वेज इज़ फुल ऑफ वैरायटी। वी फॉर्म सेंटेंसेस टू कन्वे आवर आइडियाज़, थाट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। We transform these sentences into a variety of sentences for different purposes. ठीक है। Passive transformation is a type of transformation in which we change the voice of the given sentence from active into passive. पहले भी ऐसे हमने देखा था। पहले जो देखा कि यानी नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम उसका जो वर्ब फ्रेज होता है उसके अंदर नॉट का इंसर्शन करते हैं, नॉट का एडिशन करते हैं, तो वो नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो फिर हमने ट्री डायग्राम के ज़रिए भी ये देखा था कि किस तरीके के साथ किया जाता है। अब आगे चलते आगे आता है पैसिव ट्रांस। तो पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हम एक एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं तो उससे पहले हमें ज़रूरी है जानना कि वॉइस क्या होता है। वॉइस जो होता है ग्रामर कहते हैं कि वॉइस का वैसा जो साउंड मतलब होता है, आवाज़ मतलब होता है, लेकिन ग्रामर के अंदर वॉइस का मतलब होता है कि आया कि जो सब्जेक्ट होता है वो को काम कर रहा होता है, या जो जिस चीज़ को सब्जेक्ट डिनोट करता है या उसके ऊपर को काम हो रहा होता है। ठीक है। तो इंग्लिश ज़बान के अंदर दो वॉइस होते हैं, एक एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। अब एक्टिव वॉइस क्या होता है देखें, अ वर्ब इज़ इन एक्टिव व्हेन इट्स फॉर्म शोज दैट अ पर्सन द थिंग ऑल द थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग और इन अदर वर्ड इज़ द डूअर ऑफ द एक्शन। जब कोई काम कर रहा होता है ना, यानी जब व्हेन द सब्जेक्ट इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन, ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, जैसे कि मिसाल भी है, सलीम हेल्प्स राशिद। अभी एक्टिव वॉइस का जुमला है, देखिए इसमें सलीम जो होता है कि ही इज़ अ सब्जेक्ट एंड राशिद इज़ द ऑब्जेक्ट एंड सलीम इज़ यू कैन से परफॉर्मिंग द एक्शन। सलीम इसमें डूअर का काम कर रहे हैं, एजेंट का काम कर रहे हैं, जैसे थीमेटिक रोल्स के अंदर हम पढ़ते हैं। तो पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस के अंदर अ पैसिव वर्ब इज़ इन पैसिव वॉइस when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject। अब जैसा जुमला दूसरा, राशिद इज़ हेल्प बाई सलीम। अब इसमें देखें कि यानी राशिद जो होता है इसके ये एक्शन को रिसीव कर ले, इसके ऊपर काम हो रहा है, यानी इसमें ये जो होता है ना ये पैसिव है, एक्टिव असल में ये नहीं है। ठीक है। तो ये इसमें एक्टिव और पैसिव का बुनियादी एक फ़र्क होता है। तो इस आगे देख स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम इसमें जाते हैं सिंटैक्टिक एनालिसिस के अंदर, जब हम करते हैं इसका तज्जिया करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्टिव का स्ट्रक्चर ये होता है NP1 यानी नाउन फ्रेज 1, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद फिर नाउन फ्रेज 2 आता है। जैसे देखिए जुमला हमने लिखा हुआ है कि ही रोट एन एसे, ये एक्टिव वॉइस है, NP1 है, इसके बाद रोट V है और इसके बाद एन एसे NP2 है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस के जुमलों का। पैसिव वॉइस में क्या होता है कि NP2 पहले आ जाता है, उसको हम मूव कर देते हैं, इसके बाद हम आगे बी लगा देते हैं। जैसे देखिए बी का जब भी लफ्ज़ आएगा, बी का मतलब होता है इज़ एम आर वाज वर। ठीक है, बी का मतलब है बीन भी होता है, इज़ एम आर वाज वर बीन, ये बी का मतलब होता है। तो ईडी का मतलब है, ये जो ईडी का मतलब यहाँ सिर्फ ये नहीं कि ईडी वाली फॉर्म होती है, ईडी का मतलब है थर्ड फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म को हम पैसिव वॉइस के एनालिसिस के अंदर ईडी के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। तो बाय आ जाता है और फिर इसके NP2 जो होता है, NP1 सॉरी इधर मैं गलती से लिख के आऊँ, NP1 पहले बाद में आ जाता है। अब जैसे देखें ये जुमला लिखा है एन एसे वॉज रिटन बाई हिम। अब जैसे देखें कि एन एसे NP2 पहले आ गया है, वर्स जो होता है ये बी है, बी। तो बी मैंने क्या बताया, इज़ एम आर वर्स वर बिन, इसको हम बी कहते हैं। तो रिटर्न क्या है, ये ईडी फॉर्म है। अब ईडी देखें, ईडी भी ख़त्म तो नहीं हुआ, ये रेगुलर वर्ब है रिटर्न, लेकिन ईडी का मतलब यहाँ ये है कि ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है। और बाय है तो बाय के बाद NP1 जो होता है वो आगे उसकी शिफ्ट हो जाता है, यानी इसका मूव हो जाता है। फार्मूला आप देख लें, वो हमने लिखा है कि एक्टिव का फार्मूला क्या होता है। एक्टिव से पैसिव में जब एक्टिव क्या होता है कि NP1 V NP2, ये जो एरो है इसका मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ या टर्न्स इनटू या ट्रांसफॉर्म्स इनटू, यानी क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ होगा ट्रांसफॉर्म्स इनटू NP2, इसके बाद बी आएगा, बी के बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म, इसके बाद बाय और इसके बाद NP1 आगे आ जाएगा। ये इसका आमतौर पर स्ट्रक्चर होता है जो एक्टिव से पैसिव में करते हैं। अब फिर इसमें बार बार बात देखने कि जितने भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना,
नेगेटिव का या कोई भी करेगी, इससे मूवमेंट जो होता है वो बड़ा एक कलीदी किरदार अदा करेगी, जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने ये देखा था। तो एज इन द अदर ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन एज अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम द अबव मेंशन्ड एग्जांपल। देखिए ऊपर के एग्जांपल्स के अंदर मूवमेंट बिल्कुल वाज़ेह है कि हम क्या करें, हम ये देखें एन एसे वॉज रिटन बाई हिम, ये था कि ही रोट एन एसे। तो अब देखिए एन एसे को हमने नाउन फ्रेज को मूव कर दिया, तो ये एन पी मूवमेंट हो जाएगी ना, एन पी मूवमेंट नाउन फ्रेज की मूवमेंट होगी। इसके बाद देखें थीमेटिक रोल्स इन पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। ये जब आपने व्हेन यू आर इन द फर्स्ट सेमेस्टर तो हमने इसमें पढ़ा था सिमांटिक्स लिंग्विस्टिक की ब्रांच जो मीनिंग की स्टडी होती है। तो सिमांटिक्स में डिफरेंट थीमेटिक रोल्स होते हैं, जैसे कि देखें इन थीमेटिक वी स्टडी थीमेटिक रोल लाइक डूअर होता है या एजेंट क्या होता है, पेशेंट क्या होता है, थीम क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट या सोर्स या लोकेशन, ये क्या चीज़ें होती हैं, ये ऑलरेडी हमने पढ़ी हुई हैं। तो चूँकि इसके ऊपर हम ज़्यादा टाइम में लगाएंगे, आप इसको अगर देखना चाहें तो आप जॉर्ज यूल की जो किताब द स्टडी ऑफ लैंग्वेज है वहाँ से देख सकते हैं, या वैसे आप कहीं से भी देख सकते हैं, इनको आपको याद आ जाएगा। आप जैसे देखें ये एक जुमला है कि दीज राइटर्स राइट गुड बुक्स, अभी एक्टिव है इसका जुमला है। अब इसमें डीज राइटर जो होता है ये एजेंट या डूअर का काम का है, तो सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट आपको पहले मैंने बताया था कि कभी ये डूअर होता है कभी डूअर नहीं होता। तो यहाँ सब्जेक्ट होता है डूअर का काम कर रहा है, एजेंट का काम कर रहा है, जो को काम कर रहा है इसलिए हम एजेंट कहेंगे। राइट इसमें एक्शन है, और इसके बाद गुड बुक्स वो पेशेंट है। यानी हम आम ग्रामर की ज़बान में सिंटैक्स ज़बान हम ये कहेंगे कि ये सब्जेक्ट है, ये इसके बाद वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब हम सिमांटिक की थीमेटिक रूल्स की बात करेंगे तो फिर ये एजेंट होगा, फिर ये पेशेंट होगा। अब इसमें करेंगे क्या, जब हम पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो हम ये देखें गुड बुक्स आर रिटन बाय दीज राइटर्स। अब हमने किया क्या है, हमने असल व्हाट वी हैव डन इज़ दैट कि गुड बुक्स यहाँ जगह थी ना, यानी जो पेशेंट का रोल था, पेशेंट को शुरू में ले आए हैं, ठीक है, और एजेंट को बाद में ले गए हैं। अब इसमें एक बच्चों आपने चीज़ याद रखनी है कि ये ज़रूरी नहीं होता कि बाय लाजमी आए, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता, ठीक है, कभी होता है कभी नहीं भी होता, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे आप हम कहते हैं द चेयर इज़ रिपेयर्ड, या हम कहते हैं द स्ट्रीट इज़ क्लीनड, तो इसमें अब ज़रूरी नहीं होता कि आप लगाएं द स्ट्रीट इज़ क्लीनड बाय द स्वीपर। हम कहते हैं द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड, ठीक है। अब हम अगर ये कहें द थीफ हैज़ बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो ये मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा। तो इसका मतलब बाय हर वक्त लगाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन हाँ लगता भी है, लेकिन हर वक्त हम नहीं लगा सकते, ठीक है। इसका क्रेडिट मैं दूँगा मेरे जो उस्ताद थे सर तनवीर, वो आजकल किप्स कॉलेज समड़ियाल में एज आ वाइस प्रिंसिपल काम कर रहे हैं, इंग्लिश के उस्ताद थे। तो उन्होंने जब हम ये चीज़ पढ़ाई थी तो उन्होंने बताया था कि बाय जो होता है ना, बाय ज़रूरी नहीं होता, यानी बाय जो होता है कभी लगता है कभी नहीं लगता, ठीक है। अब इसमें एक बच्चों ये चीज़ ख्याल रखें कि हम एक्टिव का भी एक्टिव हम उस वक्त यूज़ करते जब हम सब्जेक्ट को प्रोमिनेंट करना चाहे, काम करने वाले को प्रोमिनेंट करना चाह रहे हो। पैसिव उस वक्त करते हैं जब काम जिस पर हो रहा है उसको प्रोमिनेंट करना। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं द गवर्नमेंट इज़ हेल्पिंग द पुअर। अब इसमें हम गवर्नमेंट को प्रोमिनेंट कर रहे हैं। अगर हम जिस सिंपल से कहते हैं द पुअर आर हेल्प्ड या द पुअर हैव बीन हेल्प्ड, तो इसमें पुअर को जो होता है ना, द पुअर को हम प्रोमिनेंट करते हैं, इस पैसिव वॉइस को यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे देखें कि ये है, अब ये हमने क्या किया कि हमने मूवमेंट किया है, यानी हमने जो नाउन फ्रेज एंड पे लगा हुआ था ना, गुड बुक्स, ये एंड वाला नाउन फ्रेज था, तो उसको हमने लेकर फिक्रे के शुरू में ले आए। तो यानी वी हैव ट्रांसफॉर्म दिस सेंटेंस थ्रू व्हाट वी कॉल एनपी मूवमेंट, जिसे हम एनपी नाउन फ्रेज मूवमेंट कहते हैं। ये इसमें बहुत किरदार आता है। अब आगे देखें ये जुमला हमने इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। गुड बुक्स आर रिटन बाय दीज राइटर्स, यानी ये पैसिव वॉइस का जुमला है। अब इसमें आपने बच्चों ये भी ख्याल रखना है कि जब अब हम जो ट्री डायग्राम को थोड़ा एडवांस शक्ल हम पढ़ रहे हैं, जो पहले हमने पढ़ी थी ना पहले जब पहले सेमेस्टर में, या जो वो थोड़ी सिंपल थी। अब ये जो ट्री डायग्राम है ये बड़ा मुकम्मल ट्री डायग्राम है। इसके अंदर हम देखें अग्रीमेंट को भी डिस्कस कर रहे हैं, टेंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, और ये भी बता रहे हैं कि टेंस कौन सा है ये भी बता रहे हैं। तो वो जो ट्री डायग्राम है वो इनिशियल लेवल के लिए ठीक होता है, लेकिन आपके एडवांस लेवल के लिए ये ट्री डायग्राम बेहतर रहेगा। अब हमने सारे ट्री डायग्राम इस तरह से बनाने हैं, तो आप इसको समझ सकते हैं पिछले लेक्चरों के ज़रिए अग्रीमेंट के। अब देखें कि इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट सॉरी सेंटेंस इज़ लोअर डाउन इनटू एनपी एंड वीपी। वो वैसे ही जैसे पहले होता है, ये बिल्कुल वो असूल बार बार अप्लाई होंगे। अब एनपी क्या है, इसमें गुड बुक्स आ गया, ठीक है। इसके बाद देखें कि यानी ये इन्फ्लेक्शन नोड, जैसे पिछले में हमने अग्रीमेंट के अंदर पढ़ी थी कि इन्फ्लेक्शन नोड क्या होता है, उसके अंदर टेंस प्रेजेंट प्लस का मतलब टेंस है, ठीक है, प्लस पी का मतलब होता है कि यहाँ प्रेजेंट टेंस नॉन प्रेजेंट नहीं है। जैसे कि पीछे भी मैंने बताया कि इसमें दो टेंस होते हैं, यानी अगर तो प्रेजेंट और फ्यूचर हो तो उसको प्लस प्रेजेंट लिखेंगे, अगर
पास्ट हो तो माइनस पी लिख देंगे। इसके बाद अग्रीमेंट भी इसके अंदर है। तो ये देखें सारी चीज़ें यहाँ कवर हो रही हैं। जब आप इस तरीके से करेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। अब अग्रीमेंट भी है। अब जैसे देखिए अब अग्रीमेंट क्या है, ये आ रही है बाद में इसको देखते हैं। अब वी पी है, वी पी स्पेसिफायर है, फिर वी बार, फिर वी पी, फिर वी बार। ये बार बार वी बार इसलिए लगाई जा रही है चूँकि हम एक अग्रीमेंट को शो करना चाह रहे हैं। अब जैसे देखें कि वी है, फिर वी फिर एन पी, ठीक है। अब एन पी आ रहा है, ठीक है। अब जैसे देखा कि इसमें गुड बुक्स लग गया। अब इसके बाद इसमें मेन वर्ब है रिटर्न, रिटर्न मेन वर्ब है, रिटर्न यहाँ आ गया। उसके बाद देखें कि ये पी प्रेपोजिशन फ्रेज है बाय दीज राइटर्स। अब हम इसको अगर फर्दर एलेबोरेट करेंगे ना कि प्रेपोजिशन फ्रेज क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है, फिर नाउन फ्रेज होता है, फिर नाउन फ्रेज क्या होता है, फिर उसमें डिटर्मिन और फिर नाउन होता है, तो फिर काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। तो वो फिर स्पेस भी बहुत ज़्यादा घेरेगा और ज़्यादा कन्फ्यूजन पे, इसलिए हम इस रेक्टेंगुलर फॉर्म में अब हम बाज़ जगह हम इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे देखें यहाँ ये क्या चीज़ है, यहाँ देखें यहाँ जो नॉन फ्रेज था ना, इसको यहाँ आना होता ना गुड बुक्स को, यहाँ मतलब यहाँ से गुड बुक्स था, ठीक है। अब गुड बुक्स हमने यहाँ से उठाया है और हमने इसको मूवमेंट कर दिया। देखें मैं शुरू में हम ले गए हैं, तो ये क्या होता है, ये अब एन पी मूवमेंट होगी, नॉन फ्रेज की हमने मूवमेंट कर दी, ठीक है। इसके बाद देखें ये वर्ब यहाँ आर यहाँ लगना चाहिए था ना, ये जो हम यहाँ माइनस लगा हुआ यहाँ लगना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ इसलिए नहीं लगाया कि इसको यानी माइनस लिख दिया और यहाँ इससे हमने उठा के आर क्यों लगाया है, आर इसलिए लगाया है, ये देखें आर, ये ऊपर की लाइन जो होता है ना, ये आर शो कर रही है कि पी है, ठीक है, प्लस प्रेजेंट है। ये आर की लाइन ये शो कर रही है कि टेंस भी है इसके अंदर, आर की लाइन शो कर रही है, ये अग्रीमेंट भी है। इसलिए जो है ना हमने बताया है कि गुड बुक्स आर रिटन बाय दीज राइटर। तो यहाँ आर जो होता है वो अग्री भी कर रहा है, टेंस को भी शो कर रहा है, तो दैट्स वाई हमने इसको इस तरह से बनाया। अब आगे देखिए, आगे एक और जुमला है कि द स्टूडेंट्स मस्ट राइट 2 essays। अब इस जुमले को देखिए एक्टिव वॉइस का जुमला है कि वो एन पी हो जाएगा, इसके बाद इन्फ्लेक्शन नोड हो जाएगी, इसके बाद वी पी हो जाएगा जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो ये देखिए मस्ट यहाँ क्या आ गया, मस्ट का प्रॉब्लम आपको आ रहा होगा क्योंकि हमने जो पहले मस्ट वगैरह या इन वर्ब को हमने लिखा। मस्ट ज़ाहिर एक्सिलरी वर्ब होता है, मॉडल वर्ब भी जिसे हम कहते हैं उसकी किस्म होती है। तो ये देखें कि अब मस्ट जो होता है, मस्ट यहाँ आ गया। मस्ट यहाँ क्यों आया है, यानी इसके साथ क्यों अटैच कर रहा है, यानी टी इन्फ्लेक्शन नोड। इसका मतलब है कि मस्ट जो होता है वो टेंस भी है इसके अंदर, टेंस कौन सा, प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब फ्यूचर भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है और अग्रीमेंट भी हो रहा है, ठीक है। ये हमेशा, ये तो सादा सा जुमला है। अब आगे के जुमले के अहस करते हैं, देखते हैं। टू essays वर रिटन बाय दिस स्टूडेंट। अब इसको देखें, वही हो गया सब, आपने सेंटेंस के बाद आपने एन पी बना लिया, एन पी के बाद आपने वी पी बना लिया। अब एन पी इसमें क्या होगा, ज़ाहिर है वो हो जाएगा 2 essays हो जाएगा। इसके बाद फिर ये जो था ना, ये जो आई नोड है, आई नोड नीचे चली जा रही है। आई नोड का नीचे मतलब ये है कि इसके साथ ही एग्री कर रहा है सारे का सारा। आप जैसे देखें, आगे देखते हैं, ठीक है। वी पी स्पेसिफाइड होता है, उसके बाद वी बार है, ठीक है। अब स्पेसिफाइड इसके अंदर है नहीं, तो वी है, वी पी, फिर इसके बाद वी पी, फिर इसके बाद वी बार, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखें पहुंच के ये आ गई रिटर्न, ठीक है, रिटर्न बन गया। और इसके बाद पी पी होगा बाय द स्टूडेंट्स। आप जैसे देखें कि हमने नाउन इसको हमने यहाँ से क्यों किया, क्योंकि इसकी जगह ये थी ना, 2 essays की ये जगह थी, यानी 2 essays यहाँ आ रहा था ना। अगर आप देखें, अगर मतलब एक्टिव वॉइस के जुमले में इधर 2 essays ने आना था, तो इसका मतलब है हमने यहाँ से उस 2 essays नाउन फ्रेज को उठाया और हम उसको मूव कर दिया, ठीक है, इस इधर ले गए। जिसके बाद देखें रिटर्न, हमने ये वार इधर क्यों लगाया, वार की ये जगह थी, लेकिन हमने क्या किया कि वार, इसका मतलब है कि यानी वार हमने बताया कि इधर जो वार किस वजह से वार आया है, वो इस वजह से आया है, क्योंकि इसके अंदर टेंस है। तो टेंस जो था ना माइनस प्रेजेंट है, माइनस प्रेजेंट पास की बात हो रही है, इसलिए हमने, तो ऊपर का अग्रीमेंट भी है, तो इसमें ये चीज़ें शो की जा रही हैं। तो ये लेक्चर था इस पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से। तो इसको अब इसमें देखें, इसमें हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं पढ़े अभी तक हमने इसको सिर्फ जो उसके असर्टिव सेंटेंसेस उनको हमने पढ़ा है। तो फिर मैं ज़रा समराइज़ करता चलूँ, तो जब हमने देखा था कि डीप स्ट्रक्चर होता है, डीप स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर होता है, तो जब हम उस डीप स्ट्रक्चर को पैसिव वाइज में, इंट्रोगेटिव में और मुख्तलिफ़ किस्मों के जुमलों में तब्दील करते हैं, तो वो सरफेस स्ट्रक्चर बना रहा है। तो हम क्या करें इससे, यानी एक डीप स्ट्रक्चर सरफेस स्ट्रक्चर की तरफ हम मूव कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर को आप इसके साथ सप्लीमेंट कीजिएगा, तो फिर आपको ये जो था ना, अगर इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं वो भी आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।